चलिए, अभी तक हमने जितने भी एलोकेशन के प्रॉब्लम्स देखे हैं उसमें हम कुछ और आगे नए प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा डिफरेंट उसमें आ जाएगा कि कुछ हमारे जो हम लोग डायरेक्टली हमें कांस्टेंट इक्वेशन दी जाती थी या हम बोलते कि हमें सब कुछ डेटा फाइनली सब कुछ पता रहता था, वैसे ही है सेम, बट कुछ हल्का सा चेंजेस आएगा इसमें। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A factory owner purchased two types of machines, A and B, for his factory. The requirement and the limitation for the machines are as follows. हमें उसने क्या बताया कि उसने दो टाइप की मशीन्स को परचेज करा, A and B, एंड जो उसकी रिक्वायरमेंट है लिमिटेशंस की वो एरिया के टर्म्स में हमें दे रखी है, लेबर फोर्स के उसमें दे रखी है एंड डेली आउटपुट के तीन टर्म्स में हमें उसकी डेटा दे रखा है। ही हैज मैक्सिमम ऑफ 9,000 meter square available and 72 skilled labor who can operate both the machines. How can machines of each type should be he buy to maximize the daily output? It means क्या हुआ, उसके पास मैक्सिमम कितनी जगह अवेलेबल है, 9,000 मीटर स्क्वायर की जगह अवेलेबल है, प्लस उसके पास 72 स्किल्ड लेबर्स है। सिर्फ लेबर्स की भी हमें मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी गई है जो कि ऑपरेट्स कर सकते दोनों मशीन्स को। अब हमें बताना है कि वो दोनों टाइप की ए और बी की कितनी कितनी मशीन्स को ले ताकि उसका जो आउटपुट है या जो मैक्सिमम जो आउटपुट है डेली आउटपुट वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो जो हमें पहले डेटा गिवन है वो मैं पहले यहाँ बना देती हूँ टेबल। मशीन ए एंड बी, ये हमें डेटा वाला जो गिवन है मैं उसको लिख रही हूँ। एरिया ऑक्यूपाइड नेक्स्ट है लेबर फोर्स, देन डेली आउटपुट। क्लियर? एरिया फोर्स हमें दे रखा है 1000 मीटर स्क्वायर, बी का दे रखा है 12,000 मीटर स्क्वायर, लेबर फोर्स दे रखी है 12 मैन एंड इसके लिए 8 मैन। डेली आउटपुट ए का दे रखा है 60, बी का दे रखा है 40। क्लियर? ये वो डेटा था जो हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस टाइप का कुछ भी डेटा, अभी तक हमारे पास डेटा क्वेश्चन में मतलब उसके फॉर्म में आता था लिखा हुआ रिटर्न फॉर्म में, इसने हमें डेटा डायरेक्टली अलग एक टेबल फॉर्म में दे दिया। अब हमें हमारा जो हम लोग चार्ट प्रिपेयर करते थे, या तो आप लोग चाहें तो आप इसी में एक कॉलम और ऐड करके कि मान लेते हैं जो एक्स मशीन्स ए की होगी और वाई मशीन बी की होगी। यदि हम ऐसा मान लेते हैं तो हम इसी में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं या फिर हम हमारा नया चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हम हमारा नया चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक फर्स्ट ले लिया मशीन, सॉरी टाइप ऑफ मशीन ए एंड बी। अगर उसकी मान लेते हैं क्वांटिटी, मान लेते हैं एक्स क्वांटिटी की एक्स मशीन खरीदी उसने एंड वाई नंबर ऑफ कितनी मशीन्स बी की कितनी खरीदी, वाई। तो एक्स एंड वाई हमने वो मान लिया, प्लस हमें एरिया की टर्म्स में दे रखा है एरिया ऑक्यूपाइड। तो अगर एक मशीन एक्स एरिया लेती है तो वन मशीन अगर इतना लेती है तो एक्स मशीन कितना लेगी, 1000x। अगर बी की एक मशीन वाई एरिया लेती है इतना 1200 मीटर स्क्वायर एरिया लेती है तो वाई मशीन कितना लेगी, 1200 इंटू वाई। क्लियर? उसके बाद था हमारा लेबर फोर्स। अगर मशीन ए के लिए 12 आदमी काम करते हैं तो एक मशीन के लिए 12 आदमी लगते हैं, तो एक्स मशीन के लिए कितने लगेंगे, 12x। बी की एक मशीन के लिए 8 आदमी काम करने के लगते हैं तो बी की वाई मशीन के लिए कितने लगेंगे, 8y। प्लस डेली आउटपुट वो हमें कितना मिल रहा है, एक मशीन का आउटपुट हमें 60 यूनिट मिलता है। तो बी एक अगर x यूनिट लेंगे, x क्वांटिटी में यदि लेंगे तो कितना हो जाएगा वो 60x। बी की एक मशीन का आउटपुट 40 मिलता है, यदि y मशीन लेंगे तो कितना आउटपुट मिलेगा, 40y। क्लियर? अब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई 1000x प्लस 1200y
इसका टोटल हो जाएगा 12x प्लस 8y और यहाँ पर हो जाएगा 60x प्लस 40y। क्लियर? ये हमें डेटा गिवन है जिसके बेसिस पे हमने हमारा चार्ट प्रिपेयर करा जैसे कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। क्लियर? अब हमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट भी दे रखी है, इसने एरिया की हमें रिक्वायरमेंट दे रखी है। सो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी हमारी, हम यहाँ एक और कॉलम बन रहे थे मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्लियर? इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है हमारे पास 9000 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 9000। देन लेबर फोर्स की भी हमें गिवन है, लेबर फोर्स की उसने बताया हमें लेस देन इक्वल्स टू 72 बिकॉज 72 स्किल्ड मैन है उसके पास, तो लेस देन इक्वल्स टू 72। अब हमें डेली आउटपुट को मैक्सिमाइज करना। इट मीन्स अब हमें हमारा z फंक्शन पता चल गया, तो z क्या हो जाएगा जो कि हमारा फंक्शन है 60x प्लस 40y जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर? प्लस दो कंस्टेंट बनेगी, इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट क्या क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी हमारी 1000x प्लस 200y इज लेस देन इक्वल्स टू 9000। सेकेंड हो जाएगी 12x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल्स टू 72। क्लियर? ये हमारी दो सब्जेक्ट, फर्स्ट वाली कांस्टेंट इक्वेशन टू एरिया और सेकेंड वाली कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ लेबर फोर्स, दो अलग अलग इक्वेशंस बन गई। क्लियर? अब हम और क्या कर सकते हैं, इसको हम छोटा करके भी लिख सकते हैं साथ ही में अगर आप चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 45 और इसे भी हम छोटा करके लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 18। ये हमारी दो कांस्टेंट इक्वेशन को हमने लिख दिया। चलिए, और एक और हमारी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट होगा जो कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा बिकॉज x एंड y क्या हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स, हम कितनी मशीन्स ले रहे हैं, हम x नंबर्स की मतलब a मशीन जो है वो x क्वांटिटी में ले रहे हैं एंड b मशीन्स कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं y क्वांटिटी में, बट क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अब ये जो कंडीशन है x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम हमारा क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन 0,0। क्लियर? अब हमें हमारा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 45। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे। x एंड y, जब हमने x को 0 पुट करा तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी 45/6, तो 45/6 अप्रोक्सीमेट होगा आपका 9.5 के, नहीं सॉरी 7.5 के अप्रोक्स। और जब हमने y को 0 पुट करा तो y की x की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर? तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये आ गया हमारा 0,7.5, सॉरी यहाँ पर आएगा 0,7.5 एंड 9,0। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अब दो पॉइंट्स मिल गए, दो पॉइंट्स एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, बट हमें फाइनली क्या चाहिए, हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है। आउटपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें पहले फिजिबल रीजन चाहिए, उसकी कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो हमें फिजिबल रीजन निकालने के लिए पहले इसका रिक्वायर्ड रीजन पता होना चाहिए। हम इसका रिक्वायर्ड रीजन कैसे पता लगाएंगे, हम हमेशा हमारी इस लाइन के इस साइड पर या फिर उस साइड पर एक कोई भी नोन पॉइंट को इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारा अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स जो स्टेटमेंट आएगा अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन यही वाला रहेगा, मतलब जो पॉइंट आपने जिस रीजन में लिया है वही रीजन, अदरवाइज उसका अपोजिट रीजन आएगा। सो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास थी 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 45। अब हम इसका रिक्वायर्ड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट 0,0 इन
5x प्लस 6y लेस देन इक्वल्स टू 45। इसकी इन इक्वेशन में हमने 0,0 पुट करा। जब हमने x और y की जगह पर यहाँ पे 0 पुट करा तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगा, ये इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 45। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 क्या 45 से कम होता है? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है। यदि ट्रू रहेगी तो हमने 0,0 लाइन के इस साइड वाले पार्ट में लिया था, तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो जाएगा। क्लियर? अब सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन के लिए निकालेंगे। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 18। इसके लिए जब हम निकालेंगे x एंड y, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर? अब हमें 2 पॉइंट्स मार्क करना है, 0,9, ये आ गया हमारा 0,9। सेकेंड पॉइंट इज 6,0। 2 पॉइंट्स हमने मार्क कर दी, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ होगी हमारी, ये रही लाइन। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है? अब हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। अगेन हम एक पॉइंट लेंगे इस लाइन के इस साइड पर, एक पॉइंट नोन पॉइंट हमें पता है 0,0, 0,7.5 भी हम पुट कर सकते हैं, बट 0,0 जो है हमारे लिए पुट करना ज़्यादा इजी रहता है, इसलिए हम ये पुट कर देंगे। तो 0,0 हमने पुट करा, सो पुट 0,0 इन 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 18। यहाँ पर हम हमेशा इक्वल्स टू लेंगे। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन भी ट्रू है, बिकॉज 0 इज ऑलवेज लेस देन 18। तो अब हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? इस लाइन के लिए हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो जाएगा। क्लियर? अब हमने रिक्वायर्ड रीजन तो फाइंड आउट कर लिया, बट हमें क्या चाहिए? हमारा फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है? जो दोनों रिक्वायर्ड रीजन का जो कॉमन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। सो ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया। यहां पर जो मैंने अभी जस्ट डार्क किया है ब्लू कलर से, ये हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। क्लियर? अगेन अब हमें यहाँ पे 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। हम पहले इसको लिख देते हैं, ये हमारा फिजिबल रीजन है। और जो कि बाउंडेड है। क्लियर? बाउंडेड इट मीन्स चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंड है। ये रहे चारों कॉर्नर पॉइंट्स आपस में एक दूसरे से जॉइंड है एक लाइन सेगमेंट से, तो हम इसको बोलेंगे ये बाउंडेड रीजन है हमारा। अब 4 कॉर्नर पॉइंट्स कौन से? पहले आ गया 0,7.5, सेकेंड आ गया 0,0, थर्ड आ गया 6,0 एंड फोर्थ हमें पता नहीं। अगर हमें उस पॉइंट को निकालना हो तो हम अभी तक क्या करते थे? जिस 2 लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे वो मिल रहा है उन दोनों लाइंस को हम सॉल्व करते थे, तो हमें यहाँ के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। क्लियर? अब ये कौन कौन सी 2 लाइंस को पे आके मिल रहा है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 एंड 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 45। सो हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। 3x हम इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर, सॉरी 3 का कर देते बिकॉज हमें दोनों सेम मिल जाएगा। अगर हम करते हैं सॉल्व तो ये क्या इक्वेशन बनेगी? 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 18 इंटू 3 प्लस नीचे एक इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 45। 6y से 6y कैंसिल, सो हमें x एंड y के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ, बाय सॉल्विंग 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 18 एंड 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 45,
we get x is equals to 9/4 and y is equals to 45/8. क्लियर? ये हमारे दो पॉइंट्स निकले 9/4 एंड 45/8. तो x एंड y के हमारे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें यहाँ 9/4 एंड 45/8. क्लियर? अब हमें हमारे चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता है. अब कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हमें हमारी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए. सो इसको पुट करने के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पर. यहाँ हमने लिख दिया कॉर्नर पॉइंट एंड वैल्यू ऑफ z क्या है हमारी, z इज इक्वल्स टू 60x प्लस 40y. 60x प्लस 40y. क्लियर? ये हमारी वैल्यू हो गई. अब हमारे चार कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास 0,0, 6,0 एंड 9/4, 45/8 एंड 0,7.5. सो हम चारों कॉर्नर पॉइंट को लिख लेते हैं. 0,0 सेकेंड है 0,7.5, थर्ड है 9/4, 45/8 एंड फोर्थ वन है 6,0. अब हम 1 बाय 1 एक एक हमारा जो कॉर्नर पॉइंट है उसको x एंड y की जगह पे पुट करेंगे तो हमारे वैल्यू मिलती जाएगी z की. सो सबसे पहले हम 0,0 इसमें पुट करते हैं. जब हम 0,0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 0. सेकेंड जब हम 0,7.5 इसमें पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 300. एंड जब हम 9/4, 45/8 उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 360. एंड जब हम 6,0 पुट करेंगे 60,y में तो हमें वापस से मिलेगा 360. अब हमें क्या चाहिए था, हमारे फंक्शन को यहाँ पर हमें मैक्सिमाइज करना. तो यहाँ हमने लिखा है हमें मैक्सिमाइज करना है. सो अब इन चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है 360. तो हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर एक की जगह हमारे पास दो मैक्सिमम वैल्यूज मिल रही है 360. तो इसको हमने पहले भी एक नाम दिया था, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. जब भी हमारे पास किसी भी एक कोई भी दो कॉर्नर पॉइंट्स पर सेम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाती है उस टाइप के सॉल्यूशन हम बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन. तो हमारे पास दो मैक्सिमम वैल्यूज मिली, ये दोनों हमारी मैक्सिमम वैल्यूज हो गई. क्लियर? अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि यदि वो 9/4 एंड 45/8, 9/4 यानी अप्रोक्सीमेट हमारा हो जाएगा. हम यहाँ पर देख लेते हैं इसे एक बार. 9/4 विच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 2.25. 9/4 यानी हो जाएगा हमारा 2.25 एंड एक है हमारे पास 45/8. 45/8 यानी हो जाएगा 5.625. क्लियर? इट मीन्स ये क्या हुआ, हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हुआ और एक हमारा हो गया 6,0. यदि हम बोले कि यदि 2 वो लेता है मशीन ए, यदि 2 खरीदता है एंड मशीन बी कितनी खरीदेगा, वो 5 खरीदेगा, तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट 360 रुपीज़ का होगा. या हम बोल दे कि यदि वो सिर्फ ए मशीन 6 खरीद ले और तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट तो भी वो 360 रुपीज़ का ही मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. सो हम यहाँ लिख देते हैं एक बार, हैंस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट he should purchase either 6 machine 0,6 है, either 6 machine A and
और 2 machine A and 5 machine B। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज और हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जब हमारा आंसर यहाँ पे 2.25 एंड 5.625 हुआ तो हमें ये गलती नहीं करना है कि हम राउंड फिगर में, क्योंकि इतनी मशीन्स तो वो ले नहीं सकता है, या तो 5 लेगा या फिर वो 6 लेगा। यहाँ पर 2.25 में हमारे राउंड फिगर करने के बाद हमारे पे क्या मिलेगा 2, तो 2 क्या होगा हमारा, 2 मशीन ले लेगा, 3 तो ले नहीं सकता वो यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर गलती से 6 ले लिया, तो अगर मान लीजिए ले लिया आपने, कोई गलती नहीं, अगर आपने यहाँ पर 2,6 आपने मान लिया इसको कि 5.625 को आपने राउंड फिगर करके 6 एज्यूम कर लिया, बट अगर हमें चेक करना है कि हम कहीं गलत तो राउंड फिगर नहीं कर रहे हैं या सही में 6 + 2 ऐसी मशीन, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो दोनों कॉर्नर जो दोनों वैल्यूज निकलेगी 2,5 या 2,6 जो भी ले रहे हैं, आप उसको कोई भी इक्वेशन में पुट करके देख लीजिए। यदि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स आपने राउंड फिगर सही करा है, अदरवाइज वो राउंड फिगर आपका गलत है। जैसे कि अगर हमने लिया है 2,5, हम यहाँ पुट करके देख लेते हैं 2,5, तो 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 6 + 5 2 जा, अब यहाँ पर राउंडिंग हमने जो लिया है 5 लिया है, अब यहाँ पे 5 आएगा या 6 आएगा, हम ये चीज चेक कर लेते हैं। देखिए जब हम 5 पुट करके देखेंगे इसमें तो क्या होगा, यहाँ पर हमने जब 5 पुट करा तो 3 2 जा 6 + 10 विच इज इक्वल टू 18, क्या होगा, क्या नहीं, ये 18 के इक्वल में नहीं आएगा। बट अगर हम यहाँ 3 पुट करते हैं, सॉरी 6 पुट करते हैं, तो 6 2 जा 12, तो ये 18 के इक्वल में आ जाएगा। इट मीन्स हमारी 6 वैल्यू भी करेक्ट आ रही है। बट हमें ये भी देखना है कि हमारा 6,0 भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जब हमने 6,0 इस वाली इक्वेशन में पुट करा तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही, सो हमारा आंसर हो जाएगा 0,2,6। हम उसको राउंड फिगर की तरह लेंगे, 6 लेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको 5 लेना है या फिर आपको 6 लेना है। आपको दोनों इक्वेशन, दोनों जो आपकी वैल्यूज आएगी उन दोनों को पुट करके सेटिस्फाई करके देखना है कि हमारी कौन सी वैल्यू करेक्ट आ रही है, जिससे हमारी पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर। तो ये एक हमारा वापस एक मैक्सिमम ये मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हमने देखा। चलिए कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टेलर नीड्स at least 40 large buttons and 60 small buttons. In the market, buttons are available in the boxes or card. क्या हुआ, एक टेलर है, उसे 40 लार्ज बटन्स खरीदना है एंड 60 स्मॉल बटन्स खरीदना है। लेकिन जब वो मार्केट में देखता है तो मार्केट में उसे 2 टाइप में बटन्स मिलेंगे, या तो बॉक्स के पैटर्न में मिलेंगे या कार्ड में मिलेंगे। अब यदि वो बॉक्स के लेता है तो बॉक्स कंटेन 6 लार्ज एंड 2 स्मॉल बटन्स। उसे एक बॉक्स अगर खरीदता है वो, तो उसमें 6 तो लार्ज मिल जाएंगे और 2 स्मॉल मिलेंगे। बट यदि वो कार्ड के फॉर्म में खरीदता है बटन्स को तो उसे 2 लार्ज और 4 स्मॉल मिलेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ अ बॉक्स इज ₹3 एंड द कार्ड इज 2, बॉक्स की उसे जो रेट है वो 3 मिल रहा है और कार्ड की उसे 2 मिल रहा है। सो फाइंड हाउ मैनी बॉक्सेस एंड कार्ड शुड ही बाय सो एज टू मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर। अब जो उसकी कॉस्ट, जो एक्सपेंडिचर उसे लग रहा है वो उसको कम करना है, तो वो कितने बॉक्स खरीदे या कितने कार्ड्स खरीदे कि उसे अपने जो मैक्सिमम उसको बटन चाहिए 40 एंड 60 वो भी मिल जाए और उसका एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। क्लियर। तो अब हम हमारे डेटा हमें मिल चुका है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं। सो हमें पहले 2 चीज़ की टाइप्स ऑफ बटन्स हमें लिखते हैं। टाइप क्या है, एक हमारे पास टाइप क्या बॉक्स है या फिर कार्ड्स है। और हमारे पास हम क्वांटिटी मान लेते हैं कि इसके X लिए होंगे उसने और X बॉक्स खरीदे होंगे और Y कार्ड्स खरीदे होंगे। थर्ड हम देखेंगे बटन्स, तो लार्ज बटन्स है एंड स्मॉल बटन्स है, प्लस दोनों की हमें कॉस्ट दे रखी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट। क्लियर। लार्ज बटन यदि बॉक्स खरीदता है वो, तो बॉक्स में उसको कितने बटन आएंगे, 6 लार्ज, मतलब 6x एंड 2 स्मॉल, इट मीन्स 2x। और लार्ज कार्ड खरीदता है तो उसे 2 लार्ज मिलेंगे एंड 4 स्मॉल मिलेंगे।
और दोनों की कॉस्ट हमें बता रखी है, इसकी 3 रुपीज़ है मतलब 3x और इसकी 2 रुपीज़ है मतलब 2y। क्लियर? सो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 6x प्लस 2y, 2x प्लस 4y एंड 3x प्लस 2y। क्लियर? ये हमारी इसकी कॉस्ट हो गई टोटल। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? रिक्वायरमेंट कितनी है मिनिमम? उन्होंने बोला है कि उसे 40 बटन खरीदना, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट मीन जो लार्ज बटन है इज लेस देन इक्वल्स टू 40, नहीं एटलीस्ट बोला है, मतलब एटलीस्ट उसे 40 तो चाहिए ही चाहिए, तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड लार्ज स्मॉल बटन्स को एटलीस्ट 60 चाहिए, तो ये हो गया 60। और हमें हमारे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना, इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसको हम क्या बोलेंगे कॉस्ट फंक्शन, वो क्या हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, जिसे कि हमें मिनिमाइज करना है। क्लियर? एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएंगे 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 एंड 2x plus 4y is greater than equals to 60 and where x is always positive and y is also positive because दोनों हमारी क्वांटिटी, हमने x एंड y जो हमने लिए वो बट इसकी कार्ड्स की और बटन्स की बॉक्स एंड कार्ड्स की हमारी क्वांटिटी है। अब बिकॉज x और y दोनों पॉजिटिव तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं। 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। एक बार हम x को 0 पुट करेंगे, एक बार हम y को 0 पुट करेंगे। जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू मिल जाएगी 20, जब y को 0 पुट करा तो हमारा आएगा 40/6 दैट इज 6.66। प्लॉट कर देते हैं हम 0,20, तो 0,20 यहाँ पर कहीं आएगा। क्लियर? और आएगा 6.66,0, तो 6.66,0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। अब हमें क्या करना है, हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 6x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है इट मीन जो हमने हमारा ओरिजिन 0,0 पुट करके देखा, इसके अपोजिट साइड का जो रीजन रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। तो हमें इसका रिक्वायर्ड रीजन पता चल गया। ये जो रीजन रहेगा वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर? ये इस लाइन के उधर वाला पार्ट पूरा हमारा रिक्वायर्ड रीजन में होगा। किस लाइन का? 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। चलिए हम नेक्स्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। x एंड y, जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट करा तो हमें वैल्यू मिलेगी 50 y की, और जब y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी 30। तो 0,15 एंड 30,0। अगेन हमें दो दूसरे पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा। इस लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब हमें इस लाइन का भी रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो पुट 0,0 इन 2x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका अपोजिट रीजन, इट मीन इस लाइन का इधर वाला पार्ट। तो हम बोल दें ये वाला पार्ट।
ये जो पार्ट रहेगा इसकी लाइन के इधर वाला, ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। अब हमें रिक्वायर्ड रीजन मिल गया तो हमें क्या चाहिए, हमारा फिजिबल रीजन। तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है, अब कॉमन पार्ट को हम मार्क कर लेते हैं। जो दोनों का कॉमन आ रहा है वो हो गया ये वाला पार्ट। क्लियर? ये जो पार्ट मैंने डार्कन किया है ये हमारा है फिजिबल। जो कि अनबाउंडेड है। क्लियर? बिकॉज सब कॉर्नर पॉइंट्स आपस में जॉइंट नहीं है। जॉइंट इट मीन्स बट रीजन जो है वो हमारा खुला हुआ है, क्लोज्ड कर्व नहीं बना, क्लोज पॉलीगॉन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये हमारा अनबाउंडेड है। सो अब कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें? 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। एक हो गया 0,20, एक हो गया 30,0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें अभी नहीं पता है। सो अब इस कॉर्नर पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ का कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग 6x plus 2y is equals to 40 and 2x plus 4y is equals to 60. We get x is equals to 21 and y is equals to 14. Clear? Sorry, 2,14. तो हमें यहाँ पर x एंड y की दोनों की हमारी वैल्यू मिल गई है 2 एंड 14। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए 2,14। अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स 3 थे, हमें तीनों कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए तो हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पे आ जाएगी हमारी z की वैल्यू। तो z की वैल्यू है हमारे पास 3x plus 2y, जिससे कि हमें मिनिमाइज करना है। अब तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0,20, 20। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 2,14 एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 30,0। अब हम एक एक करके इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे फर्स्ट वाले की वैल्यू मिलेगी 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जाएगी 40। जब 2,14 हम इसे पुट करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 34 और जब हम 30,0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगी 90। बट हमें हमारे फंक्शन को क्या करना था, मिनिमाइज करना था, मतलब कम से कम करना था। तो ऐसी कौन सी वैल्यू जो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू हमारी आ रही है 34, जो कि पॉइंट आ रही है 2,14 पे। क्लियर? ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। क्लियर? बट जैसा कि हमने पहले भी देखा हुआ है कि जब भी हमारा अनबाउंडेड रीजन आता है इट मीन्स वो बाउंडेड नहीं है, तब हम उसके लिए चेक करते हैं कि क्या ये मिनिमम वैल्यू से कम भी कोई मिनिमम वैल्यू हमें मिल सकती है। तो हम उसके लिए क्या करते थे, जो हमारा आंसर आया z का, जो हमारी वैल्यू निकली 34, हम उस वैल्यू को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते थे लेस देन, क्योंकि हमें मिनिमाइज चाहिए तो उससे और कम के लिए हम लेस देन की एक इक्वेशन बनाते थे। उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे कि क्या हमें कोई और सॉल्यूशन मिल रहा है। यदि कोई और सॉल्यूशन मिल गया इट मीन्स उससे भी मिनिमम वैल्यू है, इट मीन्स 34 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर? अब हम इसको चेक करने के लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम पुट करते हैं, हमारा फंक्शन है 3x plus 2y, हम इधर इसको करते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था 3x plus 2y इस लेस देन हमारी वैल्यू है ये 34। हम इसके लिए इसे एक बार चेक करेंगे। सो इसकी जो वैल्यूज आएगी x एंड y, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 70 और जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 11.33। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मार्क करेंगे यहाँ पर। यदि इसकी जो पॉइंट्स की जो लाइन है यदि वो हमारे फिजिबल रीजन के अंदर आ गई है, जो उसका रीजन है वो फिजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, इट मीन्स उसके और भी सॉल्यूशन है।
यदि वो उस फिजिबल रीजन के अंदर लाए नहीं कर रहा है, इट मीन्स 34 हमारा मिनिमम सॉल्यूशन है। क्लियर? हम चेक कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 0,17, तो मैं इसको दूसरे कलर से डिनोट करती हूँ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0,17। नेक्स्ट हमारी वैल्यू 11.33, इट मीन्स यहाँ पर आएगी। इस लब लाइन को हम बनाएंगे अब देखिए, जो मैंने अभी डॉटेड लाइन से शो करी है, क्या ये लाइन हमारे फिजिबल रीजन के अंदर, जो हमारा हमने ब्लू कलर से बनाया है फिजिबल रीजन, उसके अंदर लाई कर रही है क्या? नहीं, ये उसके बाहर की साइड पे लाई कर रही है। इट मीन्स 34 ही हमारा मिनिमम सॉल्यूशन है। सो हम क्या बोल सकते हैं इसके लिए? अगर वो कितने कार्ड्स और कितने बॉक्स खरीदे? 2, hence Taylor must purchase 2 boxes and 14 cards to minimize the expenditure ₹34। क्लियर? कि यदि वो टेलर 2 बॉक्स एंड 14 कार्ड्स खरीदता है तो उसे मिनिमम से मिनिमम पैसे लगेंगे और उसका पूरा काम हो जाएगा। और उसे कितने रुपीस लगेंगे? मिनिमम 34 रुपीज़ में उसे 40, और जो उसको एटलीस्ट चाहिए थे 40 एंड 60, उसका काम पूरा हो जाएगा। क्लियर? चलिए कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 टेलर्स ए एंड बी अर्न ₹150 and 200 per day respectively. A can stitch 6 shirts and 4 pants per day, while B can stitch 9 shirts and 4 pants per day. How many days shall each work if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pants at the minimum labor cost? क्लियर? अब उन्होंने क्या बोला है हमें, 2 लोग हैं, 2 टेलर से ए एंड बी, जो कितना रुपया कमाते हैं एक दिन में? ए जो है 150 रुपीज़ कमाता है और बी 200 पर डे रेस्पेक्टिवली कमाता है। ठीक है? ए एक दिन में 6 शर्ट 4 पैंट सिलता है, बी कितना सिलता है? 10 शर्ट्स एंड 4 पैंट। तो कितने दिन वो दोनों काम करें इफ इट इज डिजायर टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स? वो कितने दिन तक काम करेंगे कि उन्हें इतनी 32 और 60 शर्ट्स एंड 32 पैंट्स वो लोग बना पाए मिनिमम लेबर कॉस्ट में। सॉल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली। ठीक है? अब हम इसका, हमें जो डेटा गिवन है हम उस बेसिस पे बना लेते हैं। तो 2 टाइप के वर्कर्स हमारे पास, टाइप हो गया ए एंड बी। क्लियर? कितना डेज है? मान लेते ए के लिए x डेज लगेंगे और बी के लिए y डेज उन्हें काम करना पड़ेगा। बनाना क्या क्या है? शर्ट एंड पैंट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक जगह शर्ट और यहाँ पर आ जाएगा पैंट, प्लस उन्होंने साथ में हमें कॉस्ट भी दे रखी है। ठीक है? तो कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट वो भी हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे हमारे डेटा को ले लेते हैं। ए कैन, इसका x है, तो जो शर्ट्स ए है वो कितने शर्ट्स बनाता है? 6, तो इट में 6x, पैंट्स 4 बनाता है, मतलब 4y। क्लियर? सॉरी 4x। इसकी जो कॉस्ट है वो भी हम देखते हैं। पहले हम बी की शर्ट्स, बी कितनी बनाता है? 10 शर्ट्स, इट मीन 10x एंड 4 पैंट्स, मतलब 4y। ठीक है? अब दोनों की जो कॉस्ट है, ए जो कितना कमाता है 150 रुपीज़ पर डे का और ये 200 रुपीज़, तो ये 200y। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा?
6x प्लस 10y, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4y, और ये हो जाएगा 150x प्लस 200y। क्लियर? अब साथ ही में हमें उन्होंने बता रखा है कि उसे मिनिमम कितने एटलीस्ट 60 शर्ट्स बनाना है। एटलीस्ट मतलब उससे ज़्यादा बनाएगा तो चल जाएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू 60 एंड 32 पैंट्स बनाना, तो लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। क्लियर? क्योंकि एटलीस्ट बोला है तो ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं चाहिए उसे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लेबर कॉस्ट को मिनिमाइज करना इट मीन्स हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हो जाएगा 150x प्लस 200y। इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है। और हमारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, एंड सेकेंड हो जाएगा 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। क्लियर? अब इन दोनों इक्वेशंस को हम हमारा एक कंस्टेंट और बनेगा, x इज पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब x एंड y पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 6। जब हमने y की वैल्यू को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। तो हम यहाँ मार्क कर देते हैं 0,6 एंड 10,0। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 60। यहाँ पर हम इक्वल्स टू को साइन करेंगे हमेशा। अब हमें क्या करना है, इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड रीजन के लिए हम वापस से 0,0 पुट करेंगे। सो पुट 0 इन 6x प्लस 10y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा इस लाइन के लिए वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। इस लाइन के जितना भी उधर वाला पार्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? इस लाइन के जितना भी उधर का पार्ट है वो हमारा रिक्वायर्ड रीजन के अंदर आएगा। चलिए हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू जब हमने 0 पुट करी तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 8। जब y की वैल्यू पुट करी तो 8 आ जाएगी 8। ठीक है, प्लॉट करते हैं 0,8 एंड 0,8,0। दोनों लाइन की इक्वेशंस को जब ज्वाइन करा पॉइंट्स को हमने तो एक लाइन मिली, उसकी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 32। ठीक है, अब इस लाइन के लिए हम वापस रिक्वायर्ड रीजन चेक करना है हमें। सो पुट 0,0 इन 4x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 32। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो अब हमारे पास इसके लिए रिक्वायर्ड रीजन जो होगा वो हो जाएगा ये वाला पार्ट। इस लाइन के लिए हो जाएगा ये वाला पार्ट। क्लियर? हमें क्या चाहिए, हमारा फिजिबल रीजन। अब दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला। क्लियर? कॉमन पार्ट हमें पता चल गया, मतलब फिजिबल रीजन हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, 0,8, 10,0 और एक हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको हम बोल देते हैं ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, जो कि अनबाउंडेड है, बिकॉज ये कोई क्लोज पॉलीगॉन नहीं बना रहा है।
अब इस पॉइंट को निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो बाय सॉल्विंग 4x plus 4y is equals to 32 and 6x plus 10y is equals to 60, we get x is equals to 5 and y is equals to 3। तो हमें यहाँ से दोनों इसके वैल्यूज मिल जाएगी। तो हमारे वाला कॉर्नर पॉइंट कितना हो गया 5,3। जब हमें हमारे कॉर्नर पॉइंट पता चल गए तो हमारे फंक्शन को हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ एक टेबल बनाया, कॉर्नर पॉइंट्स और z की हमारी वैल्यू थी 150x प्लस 200y। क्लियर। अब कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से थे हमारे पास 0,8, सेकेंड कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास 0,6 सॉरी 5,3 एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 10,0। अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे फंक्शन में पुट करें। जब हमने 0,8 करा तो हमें मिलेगा 1600। जो हमने 5,3 उसमें पुट करा तो हमें मिलेगा 1350। और जब हमने 10,0 पुट करा तो हमें मिलेगा 1500। बट हमें क्या करना था, हमारे फंक्शन को मिनिमाइज करना था। तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी आ रही है 1350। इट मीन्स ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, ये हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई। बट बिकॉज अगेन ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन के लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करके। तो हम इसे हमारे फंक्शन में पुट करके चेक कर लेते हैं। तो 150x प्लस 200y इज लेस देन वैल्यू आई हमारी 1350। जब हम इसको चेक करेंगे तो हम इसको छोटा करके लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज लेस देन 27। ये हमारा कंस्टेंट बन गया। चेक करेंगे, वैल्यूज निकाली हमने x एंड y की। यहाँ से जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू हो जाएगी 6.75 और जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। सो अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। यहाँ पर 0,6.75 मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आएगा एंड सेकेंड है 9,0 हमारा यहाँ पर आएगा। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलती है जो हमने डॉटेड लाइन से शो करी है। जब हमने इस इक्वेशन को बनाया, प्लॉट करा, तो क्या ये फिजिबल रीजन के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। जब तक ये फिजिबल रीजन के अंदर नहीं आ रहा, इट मीन्स इसका और भी कोई सॉल्यूशन इससे कम नहीं है। सो मिनिमम वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1350। तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम बोल सकते हैं सो ए शुड वर्क, कितना रही ए की वैल्यू 5, ए शुड वर्क 5 days एंड बी शुड वर्क for 3 days, work for 5 days and for 3 days to minimize the labor cost ₹2,1350। क्लियर कि ए को 5 दिन काम करना पड़ेगा एंड बी को 3 दिन काम करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, और कॉस्ट कितनी होगी उसके बाद भी 1350। क्लियर। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस कुछ।